नमस्कार। आज बात करते हैं भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के एक ऐसे नाम की जिनके आसपास किस्से, कहानियों और रहस्यों का एक जाल सा बुना हुआ है। नाम है अजीत डोभाल। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं। ये उपाधि अक्सर सुनने में आती है ना? मीडिया में, आम लोगों के बीच अजीत डोभाल को भारत का जेम्स बॉन्ड कहा जाता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टाइटल है जो किसी फिल्मी किरदार से लिया गया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या ये सिर्फ एक अच्छा लगने वाला नाम है या इसके पीछे सच में कोई वजह है। आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे और फैक्ट्स के जरिए इस शख्सियत को समझने की कोशिश करेंगे। तो ये जेम्स बॉन्ड वाली बात आखिर आई कहां से? इस कहानी की जड़ क्या है? देखिए, ऑफिशियली तो अजीत कुमार डोभाल भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यानी एनएसए हैं। ये देश की सुरक्षा से जुड़ा एक बहुत ही अहम पद है। लेकिन इस पद तक पहुंचने की जो कहानी है वही सब कुछ बयां करती है। और इस पद तक पहुंचने का सफर शुरू होता है उनके शुरुआती दिनों से, जब उन्होंने खुफिया एजेंसी की दुनिया में पहला कदम रखा था। 1945 में एक मिलिट्री परिवार में जन्मे डोभाल 1968 में आईपीएस ऑफिसर बने। लेकिन असली मोड़ आया लगभग 1972 में, जब उन्हें इंटेलिजेंस ब्यूरो यानी आईबी में अपॉइंट किया गया और यहीं से उनके 33 साल लंबे जासूसी करियर का आगाज हुआ। तो फिर से वही सवाल, ये जेम्स बॉन्ड की इमेज बनी कैसे? इसका जवाब मिलता है उनके कुछ सबसे साहसी, सबसे डेयरिंग फील्ड ऑपरेशंस में। यहीं से उनकी लेजेंडरी कहानी शुरू होती है। 7 साल, जरा सोचिए, ये कोई छोटा मोटा वक्त नहीं है। उन्होंने दुश्मन देश पाकिस्तान में एक अंडरकवर एजेंट बनकर 7 साल गुजारे। इसे उनके सबसे खतरनाक मिशंस में से एक माना जाता है। और इस दौरान उनकी पहचान क्या थी? लाहौर में रहने वाले एक आम पाकिस्तानी मुसलमान की। सोचकर देखिए कितना गहरा कवर था ये। और इसी पहचान के साथ उन्होंने बेहद जरूरी खुफिया जानकारी इकट्ठा की। तो इस मिशन का नतीजा क्या निकला? सोर्सेस के मुताबिक उन्होंने पाकिस्तानी सेना और उनकी खुफिया एजेंसियों के बारे में वो राज और वो जानकारियां जुटाईं जिसने भारत को एक स्ट्रेटेजिक फायदा दिया। फिर एक और किस्सा आता है ऑपरेशन ब्लैक थंडर का। साल था 1988 और इस बार उन्होंने एक सिख का भेष बदलकर स्वर्ण मंदिर में छिपे खालिस्तानी उग्रवादियों के बीच घुसपैठ की। ये एक और बहुत ही ज्यादा जोखिम भरा मिशन था। और इसका असर, उनकी दी हुई इंटेलिजेंस इतनी सटीक और इतनी अहम साबित हुई कि उसने उग्रवादियों को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया और ऑपरेशन कामयाब रहा। लेकिन डोभाल सिर्फ एक फील्ड एजेंट नहीं थे, वो एक माहिर नेगोशिएटर भी थे। चाहे वो 1986 में मिजोरम के बागियों को शांति वार्ता के लिए मनाना हो या फिर 1999 में कंधार हाईजैक के वक्त तालिबान से सीधी बातचीत करनी हो, उन्होंने हर मुश्किल घड़ी में एक अहम रोल निभाया। लेकिन देखिए, एक बेहतरीन फील्ड एजेंट होना एक बात है और पूरे देश की सुरक्षा नीति को चलाना वो बिल्कुल दूसरी बात है। और यहीं से डोभाल के करियर का दूसरा चैप्टर शुरू होता है, एक जासूस से एक स्ट्रैटेजिस्ट तक का सफर। उनके करियर का यह बदलाव साफ दिखता है। एक तरफ जमीन पर अंडरकवर काम और गुप्त बातचीत, तो दूसरी तरफ देश के लिए बड़ी बड़ी रणनीतियां बनाना और ग्लोबल डिप्लोमेसी को दिशा देना। एनएसए के तौर पर उनके कार्यकाल में भारत की सिक्योरिटी पॉलिसी में कई बड़े और साहसिक फैसले लिए गए, जैसे कि 2016 की सर्जिकल स्ट्राइक हो, 2019 का बालाकोट एयर स्ट्राइक या फिर जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को हटाने का फैसला। इन सब में उनकी भूमिका को बहुत ही अहम माना जाता है। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि अजीत डोभाल की लेगेसी क्या है? वो कौन सी बातें हैं जो उन्हें डिफाइन करती हैं? सोर्सेस के मुताबिक उन्हें आतंकवाद के खिलाफ होने वाले ऑपरेशंस का मास्टर माना जाता है। कहा जाता है कि पाकिस्तान और चीन की रणनीतियों पर उनकी गहरी पकड़ है। और हां, उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे भरोसेमंद सलाहकारों में गिना जाता है। और ये एक ऐसी उपलब्धि है जो वाकई असाधारण है। 1988 में उन्हें कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। ये एक ऐसा वीरता पुरस्कार है जो आमतौर पर सेना के जवानों को दिया जाता है। ये सम्मान पाने वाले वो पहले पुलिस ऑफिसर थे जो उनके साहस को दिखाता है। तो इस पूरी चर्चा को हम यहीं एक बड़े सवाल के साथ छोड़ते हैं कि एक अकेला व्यक्ति, एक सिंगल इंडिविजुअल, किसी देश की सुरक्षा नीति की दिशा और दशा को किस हद तक, कितना ज्यादा प्रभावित कर सकता है। अजीत डोभाल का करियर इस सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है।